स्टूडेंट B.Ed सेकेंड ईयर की गणित शिक्षा शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, किन किन सिद्धांतों पर एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और पाठ्यक्रम को समझा जाता है। ठीक है, उन सिद्धांतों को हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। 7 या 6 सिद्धांत शायद हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। आज बचे हुए सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला सिद्धांत रहेगा सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत। सामाजिक आदर्श से क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुएं या ऐसी इकाइयाँ शामिल करें जो उसके सामाजिकता का विकास करती हो। उसमें सामाजिक गुण, नैतिक गुण, सद्भावना, भाईचारा और सहयोग की भावना, समाज में रहने की एबिलिटी, ये सारी विकसित करता हो। जैसे पाठ्यक्रम में कई चीज़ें आती है, गणित के पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें शामिल करने के लिए जो उसकी सामाजिकता को बढ़ाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, मनोविज्ञान से हुई है। जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो पहले तो बालक का जो शिक्षण स्तर है कि वो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों का चयन करें। फिर उनमें हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम किन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पता करते हैं कि बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है, संवेदनात्मक स्तर क्या है, बच्चों की क्या आवश्यकता है, योग्यता कितनी है, आयु कितनी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखकर ही एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। मतलब कुल मिला के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ना तो शिक्षक केंद्रित होगा जो पुराने ज़माने में चलता था, और ना ही पाठ्यक्रम केंद्रित होगा। आज का शिक्षण है बाल केंद्रित, तो बालक को केंद्र मान के ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, मतलब इसमें यह कहा गया कि पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिक विषय को शामिल कर सैद्धांतिक विषय को ही शामिल न करना चाहिए, बल्कि जो उस सिद्धांत से प्राप्त अभी तक संसार में जितने अनुभव हुए हैं लोगों ने वो चीज़ें महसूस की है, या लोगों के अनुभव या शिक्षक के अनुभव, एक संस्था के अनुभव, वो उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा तो बच्चों में क्रियात्मक भावनाएं पैदा होगी। बच्चा करके सीखने की एबिलिटी को विकसित करेगा। ठीक है, जैसे विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान है, इसमें लगातार शिक्षकों में निरंतर गत्यात्मक रूप रहती है। तो शिक्षकों का उसके प्रति जो अनुभव होता है ना, तो खेल किस तरह खेलना चाहिए। एक तो होती है खेल विधि कि हाँ हम लोग को विधि समझा दी और चलो खेलो, और एक अनुभव होता है जो वो खेल खेलता है या खिलाड़ी जो भी खेल खेलता है उसे सारी चीज़ों का अनुभव रहता है कि फुटबॉल में क्या क्या, क्योंकि उसने अनुभव हासिल किए प्रशिक्षण द्वारा और खुद के जो खेल कर, तो वो हमें अच्छी तरह समझाता है, ना कि एक विधि द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनुभव का भी पाठ्यक्रम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उनको भी शामिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। सीधी सी बात है, गणित और विज्ञान ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन से बहुत ही संबंधित होते हैं। अगर पाठ्यक्रम हमारे जीवन से संबंधित नहीं है, हम उनको लाइव चीज़ें प्रकट नहीं कर पा रहे उन पाठ्यक्रम के द्वारा, तो पाठ्यक्रम हमारा व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत मतलब कोई भी होता है कि ये आदमी दूरदर्शी नहीं है, मतलब दूरदर्शी मतलब वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो दूरदर्शिता का ये सिद्धांत होता है कि पाठ्यक्रम ऐसा गणित का ऐसा बनाएं या ऐसा निर्माण करें कि बालक दूर चीज़ों को ज्ञात कर अभी सीख कर फ्यूचर में उसको अप्लाई करें और अपनी आजीविका चलाए या रोजगार प्राप्त करें उसके बेस पर। ठीक है, भले वो कुछ सर्विस या ऐसी कोई नौकरी नहीं ले, लेकिन वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर चला सके, ऐसे गणित के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो अपने भविष्य को दूर तक देख सके और भविष्य का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ऐसी चीज़ें आती है जो हम खाली समय में बैठकर उसका उपयोग कर सीख सकते हैं। जैसे गणितीय पहेलियाँ, बच्चों को गणित के पहले बताना, पहेलियों से उनको समस्या समाधान करना। ठीक है, फिर कई ऐसे तरह के खेल विधि में खेल आते हैं गणित शिक्षण से रिलेटेड, जो बच्चों को खाली समय में हम खिलाकर गणित का अच्छा अध्ययन करवा सकते हैं।
ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम एक बेसिक स्ट्रक्चर पर अध्ययन करवा सकते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम पाठ्यक्रम निर्माण में कर सकते हैं। अंतिम है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, बस क्या उच्च कक्षाओं की आदमी जो प्राथमिक कक्षा है वहाँ तो हम सब ये कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के लिए हम क्या करेंगे, तकनीकी ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहाँ थोड़ा टेक्निकल ज्ञान देना पड़ता है अपन को। ठीक है, वहाँ ऐसे खेल विधि से हम नहीं समझते, क्योंकि वो बच्चे बहुत विकसित होते हैं और एक किशोर या वयस्क के रूप में आते हैं, तो उनका माइंडसेट, मानसिक विकास अलग तरीके से हुआ होता है। तो उनके लिए क्या होगा, हम प्रयोगशाला दे सकते हैं, उनके नियमों, सिद्धांतों और प्रकरणों की एक व्यवस्थित व्यवस्था कर सकते हैं, जो वो स्वाध्ययन करें तो भी उनको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम निर्माण कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बालक का या गणित का पाठ्यक्रम हम बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, अभिवृद्धि को, ठीक है, योग्यताओं और उसकी विभिन्नता, जो शारीरिक विभिन्नता या मानसिक विभिन्नता है कक्षा में, उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और पाठ्यक्रम में इन सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर हम किसी भी स्तर का, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं। ये सारे सिद्धांत लगभग कॉमन होते हैं किसी भी पाठ्यक्रम निर्माण में। ठीक है, तो आप इनका कई भी ले सकते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, साइंस के सारे सब्जेक्टों में ले सकते हो, सोशल में ले सकते हो। ये पाठ्यक्रम निर्माण के लगभग कॉमन टॉपिक होते हैं जो सब में इनमें से यूज आते हैं। तो आज हमने पाठ्यक्रम का निर्माण करने के सिद्धांतों का अध्ययन किया। अगली कक्षा में और भी चीज़ें पाठ्यक्रम संगठन की विधियाँ पढ़ेंगे कि कैसे किन किन विधियों द्वारा निर्माण होता है, जिसमें उप विषय विधि आती है, संकरण विषय आती है और प्रासंगिक विधि आती है। इन विधियों का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना।